तो यूपी ट्रिपल सी पीईटी में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन जो है और भारतीय इतिहास, ये कितने नंबर का आता है? ये दोनों मिलाकर 10 नंबर का आता है। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, और आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में पीईटी में जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी के बारे में फुल डिटेल में बातें करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सीधी बात नो बकवास, लेट गो। तो इसकी कहानी शुरू होती है गुप्त वंश से। पहले बात कर लेते हैं जो गुप्त वंश था ये कब से कब तक था। ये एक्चुअल माना जाता है 319 एडी से 550 एडी तक, इतना इसका कार्यकाल माना जाता है, ठीक है। सही कर लेते हैं भाई इसको, हाँ चलो सही हो गया। अब आता है, पहले आता है गुप्त वंश का नींव रखने। कौन आता है नींव रखने के लिए? नींव रखने के लिए आता है श्रीगुप्त। ये काफ़ी बड़ा बेवकूफ़ था, ये केवल नींव ही रख पाता है। इसका नींव रखता है। इसका कार्यकाल कब तक होता है? इसको संस्थापक माना जाता है, ठीक है। संस्थापक ही माना जाता है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें, वास्तविक संस्थापक की बात करें, संस्थापक, ठीक, वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक था। ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं है, ये चंद्रगुप्त गुप्त काल का है, ठीक है। गुप्त काल का है। और फिर वहाँ पहुँच जाओ कि चाणक्य था, ऐसा था। चाणक्य नहीं, एक इसमें का है, सिंपल। तो पहले हम श्रीगुप्त के कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं। बस कार्यकाल इम्पॉर्टेंट है, बस कब से कब तक इसका कार्यकाल था? 240 से 280 के बीच में था। और इसी के अंदर क्या किया था इसने किया था स्थापना, मतलब नींव रखी थी, ठीक है। और वैसे तो रियल वाला तो इतना माना जाता है, ठीक है। एक्चुअल जब से स्टार्ट हुआ गुप्त काल, एक्चुअल इतना माना जाता है। लेकिन वैसे तो माना जाता है 275 एडी से 550 एडी तक माना जाता है, ठीक है। वैसे तो इतना माना जाता है, जो कि श्रीगुप्त जो था बेवकूफ़, इसने ही रखा था, श्रीगुप्त ने ही। तो 275 एडी से 550 एडी तक माना जाता है। ये 240 में बैठा, फिर 40 के बाद धीरे धीरे इसके 275 में इसके मन में आया भैया कि चलो भाई करते हैं, कुछ बैंगर करते हैं। फिर इसी के अंदर क्या कर दिया? इसी के अंदर स्थापना कर दिया, 275 में स्थापना कर दिया गुप्त काल का। और अब आते हैं श्रीगुप्त के बाद में कौन आता है? श्रीगुप्त के बाद में आता है घटोत्कच आता है, जो कि किसका उत्तराधिकारी था? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी क्या होता है? मतलब इसको कुछ हो जाता है, जैसे कि श्रीगुप्त को कुछ हो जाता है तो उसका उत्तराधिकारी ही उसका संभालेगा, ठीक है। जितना भी उसका शासन होगा वो यही संभालेगा। तो सिंपल इतना बात हो गया। घटोत्कच आता है। तो घटोत्कच जो था, घटोत्कच ये प्रथम स्वतंत्र शासक था, ठीक है। प्रथम स्वतंत्र शासक था श्री गुप्त काल का, ठीक है। अब आता है इसके बाद में एक बहुत, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आता है प्रथम, क्या आता है? चंद्रगुप्त प्रथम आता है, प्रथम। अब यह क्या करता है? जब ये चंद्रगुप्त प्रथम आ जाता है फिर क्या करता है? चंद्रगुप्त प्रथम आता है, इसकी एक पत्नी थी, ठीक है। पत्नी के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे कब से कब तक इसका कार्यकाल था। तो पहले इसके कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं। ये 319 से 335 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। अच्छा, 319 में क्या करता है? आकर 319 में ही आकर यह एक सम्मत को करता है, ठीक है, जिसको नाम होता है गुप्त सम्मत की शुरुआत करता है, ठीक है। गुप्त सम्मत की शुरुआत करता है। तो इसीलिए एक्चुअल यहीं से माना जाता है, 319 से ही माना जाता है गुप्त काल का। और इसने क्या किया? स्वयं को महाराजा धीराज की उपाधि दी। महाराजा धीराज की उपाधि स्वयं ही ली भाई, स्वयं ही।
इतना बड़ा वाला था कि इसने स्वयं को ही महाराजा धीराज की उपाधि दे दिया। और फिर क्या किया इसने 319 में ही आते ही क्या किया, पहले इसने राजधानी को पाटलिपुत्र को कर दिया। ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी कर दिया। और फिर क्या कर दिया भाई, ये बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया था। और ये आया था और फिर इसकी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आता है यहाँ से। ठीक है, इसकी एक कॉइन चलाया था, मतलब सिक्का चलाया था इसने, सिक्का चलाया था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसने सिक्का चलाया था, सिक्का। ठीक है, सिक्का चलाया था जिस पे सिक्का पे क्या था, अपनी और अपनी पत्नी का क्या कर दिया था, अपनी पत्नी का मतलब फ़ोटो चिपकवा दिया था, मतलब छपवा दिया था। ठीक है, फ़ोटो मतलब क्या कह सकते हैं, छवि अंकित किया था। इसके पत्नी का क्या नाम था, इसके पत्नी का क्या नाम था, पत्नी नाम क्या था इसके, कुमार देवी था। क्या नाम था, कुमार देवी। इतना करता था कि सिक्कों पे ही करवा दिया था अपनी पत्नी और अपना नाम। अगर जो पूछता है क्वेश्चन कि सिक्के पर किसने अपने और अपनी पत्नी का नाम करवाया था, तो कुमारगुप्त ने ही करवाया था। ठीक, और फिर अब आता है इसका उत्तराधिकारी होता है समुद्रगुप्त। तो चौथा शासक हो जाता है समुद्रगुप्त। ये इससे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पढ़ना होगा अगर जो कुछ, तो इसको पढ़ लेना और आगे 3-4 ठोर को पढ़ लेना जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद में कुछ भी नहीं आएगा पीटी में। ठीक, तो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं। समुद्रगुप्त जो था, या इसको क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक, इसको मैं आपको ट्रिक से याद करवाने का प्रयास करूंगा। भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है इसको, भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने 21 राजाओं को हराया था, 21 राजाओं को हराया था। ठीक है, 21 राजाओं को हराया था, तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। किसने कहा भारत का नेपोलियन, एक विंसेंट स्मिथ थे। क्या नाम था, विंसेंट स्मिथ थे। इसने इनको क्या कहा था, भारत का नेपोलियन कहा था। इनकी एक पुस्तक थी विंसेंट स्मिथ की, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अंदर इसने क्या कहा है, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। और अगर जो पूछ लेते हैं समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी था, तो सिंपल, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, तभी तो समुद्रगुप्त आया। उत्तराधिकारी का मतलब समझ ही गए क्या होता है। अब आता है इम्पोर्टेंट। ठीक, इसने क्या किया, इसने एक सिक्का चलवाया, इसने भी सिक्का चलवाया। ठीक है, सिक्का चलवाया जिस पे क्या था, मतलब बीड़ा बजाते हुए बैठा हुआ था, बीड़ा बजाते हुए बैठा हुआ था उसने सिक्के में, क्योंकि ये बीड़ा वादक था भाई। अगर पूछ लेता है कि बीड़ा वादक कौन था, तो बीड़ा वादक समुद्रगुप्त ही था। ठीक है, समुद्रगुप्त ही था। और यह जो था, इसको कविराज की उपाधि दिया गया। ठीक है, कविराज की उपाधि दिया गया। और इसको परम भागवत की उपाधि दिया गया। और परम क्रमांक का उपाधि दिया गया, परम क्रमांक की उपाधि दिया गया। और लिच्छवी दोहित्र की इसको उपाधि दिया गया। और काफ़ी सारी उपाधियाँ हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बस इतना ही है। ठीक है, और इसको व्याध पराक्रम भी कहा गया था। क्या कहा था, व्याध। एक और इम्पोर्टेंट है व्याध पराक्रम। ठीक है, पराक्रम की उपाधि भी दिया गया था इसको। बस ये सिंपल इतना हो गया। और फिर इसने समुद्रगुप्त ने इसका एक दरबारी था। क्या नाम था, हरिसेन। दरबारी का नाम था हरिसेन जो था, ये काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा था भैया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंटेलिजेंट था। तो इसने क्या किया,
इसने एक इलाहाबाद में, इलाहाबाद जिसको आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसको प्रयाग भी कहते हैं, प्रयाग, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, अभिलेख जारी करवाया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जारी करवाया था, जिसके अंदर समुद्रगुप्त के बारे में जानने को मिलता है। तो हरिसेन का हो गया। और अब हरिसेन से सिंपल अब आता है, यह जो हरिसेन था इसके अंदर पूरी तरह से करवाया था, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि इसके पास नेवी थी और इसके पास में बहुत सारी चीज़ें थी, नौसेना थी इसके पास में, और इसके बारे में जितनी भी नॉलेज है काफ़ी हद तक प्रशस्ति अभिलेख से ही मिल जाता है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। और अब आते हैं इसमें यह जो था इसके पास में समुद्रगुप्त के पास में, समुद्रगुप्त के पास में क्या था, इसके पास नौसेना, नेवी थी, नौसेना थी, ठीक है, नेवी जिसको नौसेना कहते हैं, नेवी थी, ठीक है। और यह जो था यह बंदा, इसका एक आता है इम्पोर्टेंट इसी काल में, एरड़ अभिलेख, एरड़ अभिलेख, अभिलेख की बात हो ही रही, अभिलेख, एरड़ अभिलेख जो होता है इसके अंदर क्या होता है, एरड़ अभिलेख के अंदर जो सती प्रथा होता है, सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, जिसको किसने जारी करवाया था, भानुगुप्त ने, भानुगुप्त ने जारी करवाया था, ठीक। तो इसके बारे में जितना भी था बस इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और एक अगर जो जानना चाहो तो सिंपल इसको जान सकते हो, गया, गया एंड नालंदा, नालंदा, नालंदा में मिला हुआ एक ताम्र लेख मिला था, क्या, ताम्र लेख, ताम्र लेख मिला था, जिसमें इसको परम भागवत, परम भागवत भाई, परम भागवत, भागवत भागवत की उपाधि मिला है, ठीक है। वहाँ से मिला है कि इसको परम भागवत कहा जाता था, कहा जाता था, ठीक है, वहाँ से मिला है। तो ये हो गया। अब इसकी हम थोड़ी बहुत ट्रिक देख लेते हैं कि ट्रिक कैसे हम याद कर सकते हैं। तो ट्रिक के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रिक के लिए मुझे करना पड़ेगा, देखो एक समुद्र है कोई, ठीक है, ये समुद्र है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, और यहीं पे क्या समुद्रगुप्त है, ये समुद्रगुप्त है, ठीक है, ये समुद्रगुप्त है भैया, ठीक है, समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त यहीं पे आया, यहीं पे बैठ कर भैया यहीं पे बीड़ा बजा रहा है, जैसे लेट कर बीड़ा बजा रहा है समुद्र में ही, ठीक है। और इसके पास में नेवी है, तो नेवी इसके पास में थी, ठीक है। नेवी मतलब जल सेना वाले जो होते हैं उनको नेवी कहते हैं, नौसेना, ठीक है। तो नेवी इसके पास में है, बढ़िया नेवी भी है। और परम भागवत, इसलिए इसको परम भागवत कहा जाता है, परम भागवत, परम भागवत की उपाधि प्राप्त कर लिया, ठीक है। और तो इसको बीड़ा वादक भी कहा जाता है, बीड़ा वादक। यहीं पे सिंगिंग करता है तो इसको क्या कहने लगे, कविराज भी कहने लगे, कविराज। और भाई ये भारत का नेपोलियन है भैया, तो भारत का नेपोलियन है, तो नेपोलियन होगा तो भाई जाकर बड़े नदी के अंदर नेपोलियन की तरह बैठे तो होगा भाई, नेपोलियन, तो इसको भारत को नेपोलियन कहने लगे भाई, ऑफकोर्स भाई बैठेगा जाकर। और फिर क्या हुआ, इसको और काफ़ी सारे नामों से मैंने और क्या बताया था, आप सभी को बताया था कि एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक। तो प्रयाग में क्या है, प्रयाग, प्रयाग, प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति जो भी है प्रशस्ति लिख लेना, ठीक है, प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, प्रयाग मतलब भाई जहाँ पे तीन का संगम होता है, जहाँ पे नदियों का संगम होता है, तीन नदियों का, गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। तो संगम कहाँ पर होता है भाई, प्रयागराज में ही होता है। तो भैया ये समुद्र में बैठा है, मतलब एक प्रयाग में बैठा है। तो सिंपल भाई यहाँ से प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम आते हैं छठे पे आते हैं, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड पे। अब चंद्रगुप्त सेकेंड को पढ़ने से पहले इसके थोड़ा नॉलेज कर लेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट इतना नहीं है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, ठीक है। इसका एक भाई था रामगुप्त, रामगुप्त एक भाई था, ठीक। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त ही था। तो जब रामगुप्त क्या हुआ ना, रामगुप्त बहुत ही मतलब रामगुप्त को क्या बोल सकते हैं यार, यहाँ पे बोल सकते हैं जो रामगुप्त था ये काफ़ी मतलब डरपोक टाइप का था। एक गुप्त वाला जो था ये डरपोक था, ठीक।
इसने एक राजा आता है, वह जो राजा आता है वह कहता है कि मुझे अपनी पत्नी मुझे दो, ठीक है, ऐसा ऐसा कहता है। तो एक या फिर युद्ध करो या फिर पत्नी मुझे दो। तो यह क्या कहता है, यह कहता है कि ले जाओ। बस वो अपनी पत्नी को जाने को कहता है, तभी चंद्रगुप्त सेकंड भाई, इसका भाई ही था, ठीक है, इसका छोटा ही भाई था चंद्रगुप्त। और भैया इसकी जो वाइफ थी, भैया इसकी वाइफ भी इसको बताती है कि ऐसा ऐसा है, मुझे देने को बोल रहा है। फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त सेकंड जो था बंदा, चंद्रगुप्त सेकंड इसको रात को ही ख़त्म कर देता है, रात को ही ख़त्म कर देता है, ठीक है, इस गुप्त को ख़त्म कर देता है रात को। फिर क्या होता है, चंद्रगुप्त अब आते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड इसको ख़त्म करने के बाद में फिर चंद्रगुप्त सेकंड अपनी उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जैसे ही धारण करते हैं फिर ये काफ़ी सारी चीज़ें करने लगते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे जो बताने जा रहा हूँ ये सब, ठीक। इसको विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया, विक्रमादित्य। बहुत सारे लोगों को विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया, लेकिन अंतिम किसको दिया गया था, अंतिम किसको दिया गया था, एक आएगा हेमू करके बंदा था, हेमू। वो तो मुगल सुगल काल में पढ़ोगे, तो हेमू जब पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ना, ठीक है। लेकिन विक्रमादित्य की उपाधि किसको मिली थी, चंद्रगुप्त सेकंड को मिली थी, चंद्रगुप्त सेकंड। ये तो इम्पोर्टेंट है, इसमें 5 मार्क कर लो, ठीक है, 3 स्टार मार्क कर लो, ये तो आएगा ही। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विक्रम है भाई, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रम है, इससे याद कर सकते हो। इसका कार्यकाल पूछ लेगा कि कब से कब तक था, तो 375 AD से 415 AD तक था, ईस्वी तक था, ठीक है, AD या फिर कुछ भी कहो। तो यह पहले आते क्या करता है, यह उज्जैन को क्या करता है, उज्जैन को सेकंड राजधानी कर देता है। फर्स्ट राजधानी तो किसने किया था, फर्स्ट राजधानी किया था जो पहले आया था भाई, जो पहले तहलका मचा दिया था, 319 में आकर तहलका मचा दिया था। तो पहला कौन था, 319 में किसने तहलका मचाया था, सिंपल भाई, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त सेकंड क्या करता है, सेकंड राजधानी कर देता है। तो चंद्रगुप्त क्या किया था, चंद्रगुप्त प्रथम क्या किया था, उसने किया था पाटलिपुत्र, ठीक है। फर्स्ट राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। तो ये तो हो गया इसके बारे में। तो अब आता है इम्पॉर्टेंट, आता है सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से आता है कि जो यह था चंद्रगुप्त सेकंड जो था, चंद्रगुप्त सेकंड, इसके अंदर भाई 9 रत्नों की मंडली थी भाई, मंडली। 9 रत्न क्या होते हैं भाई, रत्न मतलब कीमती चीज़ भाई। तो इसके पास में कीमती चीज़ थी, जैसे कि मोदी के पास में IAS ऑफिसर और काफ़ी सारे लोग ऐसे वैसे होते रहते हैं ना, मोदी को आइडियाज़ देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं, इसको करने को उसको करने को, अलग अलग चीज़ों को करने के लिए बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार चंद्रगुप्त सेकंड के पास में 9 रत्न थे, जो सभी अलग अलग फील्ड में महारत हासिल किए थे, ठीक। तो पहले तो आते हैं महाकवि कालिदास किसमें हुए थे, कालिदास पहले 9 रत्नों में से एक थे, कालिदास थे। फिर धन्वंतरी थे, धन्वंतरी। इसमें अमर सिंह थे। और फिर वररुच थे, ठीक है, वररुच थे। और फिर इसके अंदर वराहमिहिर थे। और इसी के अंदर वेताल भट्ट थे। और फिर इसी के अंदर शंकु थे। और इसी के अंदर काफ़ी सारे लोग थे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 और 2 और कोई थे, ठीक है। 2 को देख लेना, बाकी ये होमवर्क है, देख लेना। और ये जो शंकु है, जो हम सभी शंकु बनाना सीखते हैं ना, ऐसे ये सब भाई इसके अंदर थे। महाकवि कालिदास के काफ़ी सारी रचनाएं हैं, काफ़ी सारे, जैसे कि काफ़ी सारे किताब हैं इनकी, जैसे कि इनकी क्या है यार, इनका कुछ नाम था यार, इनकी बहुत इम्पोर्टेंट रचनाएं थी महाकवि कालिदास की। हाँ, अभिज्ञान शकुंतलम था, विक्रम, हाँ, और था माल विकासा अग्निमित्रम था, बहुत सारी थी, ठीक है। इनकी नाटक थी,
और इनका रघुवंशम था, कुमार संभवम था, मेघदूतम था, ठीक है। तो अब कालिदास के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ये दो को पूरा करते हैं, ठीक है। इसमें और कौन कौन था? हाँ, इसमें आर्यभट्ट भी इसी के अंदर आए थे, ठीक है, लेकिन आर्यभट्ट इसमें नहीं थे। नवरत्नों में आर्यभट्ट नहीं थे। घट करपर 8 हो गए। और एक था छड़पद, छपड़द, छपड़क, ये 9 थे, ठीक है। ये 9 लोग थे। महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वररुच और वरामिहिर, बेताल भट्ट और शंकु, घटकरपर और झपड़क। तो ये थे। अब महाकवि कालिदास पे आते हैं। महाकवि कालिदास महाकवि कालिदास का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जैसे कि इनका महाकाव्य था। इनका महाकाव्य था। महाकाव्य का क्या नाम था इनके? एक था अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम इनका था, ठीक। महाकाव्य नहीं था, ये तो नाटक था। अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक था, ठीक है। इनके नाटक के बारे में वो बात कर लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम था जिसको पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। फर्स्ट बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। पहला ग्रंथ है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, अभिज्ञान शाकुंतलम। और फिर क्या आता है इनका था विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, सीएम, विक्रमोर्वशीयम। और एक तीसरा नाटक था माल विकाग्नि मित्रम, ठीक है। ये तीसरा नाटक था। अब इनके हम बात कर लेते हैं महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य। अब महाकाव्य में पहला इनका था रघुवंशम में क्या बताया गया है? जो श्री राम के जितने भी मतलब राजाएँ थे, मतलब श्री राम के फादर को बताया गया है। मतलब इसमें बताया गया है 29 राजाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है, राजाओं, ठीक है। रघु आते हैं, फिर अज आते हैं, फिर श्री राम आते हैं, फिर उनके बाद लवकुश आते हैं, ऐसे मतलब बताया गया है, ठीक है। 29 राजाओं के बारे में बताया गया है। कितने? 29 राजाओं के बारे में फुल डिटेल में बताया गया है। और अब आते हैं और इम्पॉर्टेंट पे। इनका आता है एक कुमार संभवम आता है। क्या आता है? कुमार संभवम। और फिर आता है इनका मेघदूतम। ये मेघदूतम बहुत अच्छा है। इसमें मतलब मेघ को, बादल को चिट्ठी लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। और एक इनका आता है ऋतु संहारम। बस ये 4 याद कर लेना, बस बहुत है। अब आते हैं वरामिहिर पे। दूसरे थे वरामिहिर। ये वरामिहिर बहुत इम्पोर्टेंट थे। ये कौन थे? ये खगोलीय शास्त्री थे भाई, खगोल शास्त्री थे। इनकी एक आती है ब्रिज जातक, और एक इनकी रचना थी बृहत संहिता, ठीक है। तो ये 2 याद कर लेना, बहुत है। और तीसरा अब आते हैं, तीसरा काफ़ी इम्पोर्टेंट आते हैं अमर सिंह भाई, ये अमर हो गए थे भाई, अमर सिंह। इनका एक था अमरकोश, ठीक है, अमरकोश याद कर लो बस, अमरकोश था इनका। और चौथे कौन आते हैं? चौथे आते हैं शंकु। ये कौन थे? ये वस्तुकार थे। और फिर 5वें कौन आते हैं? धन्वंतरी। वही वेदों की पुस्तक पढ़े होंगे। वेद, जो पुराने वेद थे, इन्हीं को ज़्यादा पढ़ते थे, धन्वंतरी को, ठीक है। ये चंद्रगुप्त सेकंड के 7 रत्नों में से एक थे। ये जितने भी 7 मतलब 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। आयुर्वेद, इसके अंदर इनको आयुर्वेद का जनक माना जाता है। जनक भाई, आयुर्वेद का जनक माना धन्वंतरी को। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई थी कि रोग निदान और मतलब रोग के जितना भी, क्या कह सकते हैं, रोग का जितना भी निष्कर्ष था, सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। फिर छठा आता है घटकरपर। घटकरपर, ये कौन था?
या मुख्य सलाहकार था, मुख्य सलाहकार था, सलाहकार, ठीक है, मुख्य सलाहकार था। और फिर सातवां आते हैं छड़पद, छड़पक, छड़ नहीं यार, छपड़क, 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 ठीक है, छपड़क। ये कौन था? ये ज्योतिषी था भाई बंदा, ज्योतिषी भाई, ज्योतिषी था। ये हाथ को देखकर कौन छपड़क, छपड़क बता देता था, हाथों को ऐसे देखता था और हमारे भविष्य में क्या लिखा हुआ है तुरंत छपड़क बता देता था। तो ये क्या था? ज्योतिषी था एक बंदा, ठीक। और फिर आठवां आता है वर रुचि, वर रुचि, वर रुचि आता है। और फिर आता है बेताल भट्ट। नौवां कौन आता है? बेताल, बेताल भट्ट, बेताल भट्ट आता है। या जानते हो क्या था? बेताल, ताल, ताल में से मछली निकाल देना मतलब जादूगर करना, तो ये जादूगर था बंदा बेताल भट्ट। बस ये 9 रत्न इतने ही थे, इससे ज़्यादा कोई नहीं था। और इसके अंदर 9 रत्नों में से नहीं थे, लेकिन इन्हीं के युगों में थे, ठीक है, इन्हीं के काल में जन्मे थे। एक थे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट को जानते होंगे, एक इसमें थे चंद्रगुप्त सेकंड के उसमें थे, ठीक। आर्यभट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्यभट्ट थे इन्होंने जीरो की खोज किया था, शून्य की। और इन्होंने जब शून्य की खोज की और आज मतलब कह रहे हैं कि हमने की, लेकिन आर्यभट्ट ने शून्य की खोज कर दिया था। और ये जो ग्रह एक दूसरे की मतलब घूमते हैं ना, चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये सब किसने पहले ही बता दिया था। इनकी एक पुस्तक थी आर्यभट्टयम, भट्टयम, स्पेलिंग देख लेना। आर्यभट्टयम में एक पुस्तक थी जिसके अंदर ये सब पहले से ही बता दिया था। लेकिन लोग क्या विदेशी लोगों को मानते हैं कि कोपरनिकस ऐसा आया वैसा आया, दूरबीन की खोज की, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन ये पहले ही बता दिया था कि धरती गोल है, धरती गोल गोल घूमती है, ऐसा सब बता दिया था पहले ही। बट इनके बारे में ज़्यादा नहीं बातें करूँगा। और अब आते हैं, जैसे कि इन्होंने पाई की भी खोज किया था, पाई की भी खोज कर दिया था, ठीक है, रूट 2, रूट 3, ये सब का भी खोज कर दिया था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में खोज किया था, ठीक है। और इन्हीं के युग में कौन आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के फाहियान आया था, फाहियान। अगर जो कोई आजकल लोग ब्लॉगर बहुत सारे लोग बन रहे हैं, लेकिन ब्लॉगिंग का मेन मकसद नहीं समझ रहे हैं। ब्लॉगिंग को अगर जो अच्छे से करना है तो फाहियान के बारे में फुल डिटेल में पढ़ो, ठीक है। जितने भी पुराने आते थे फिलोसफर, उनके बारे में पढ़ो। उससे यह होता है ना कि काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे यह जानने को मिलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, मतलब मुझे कैसी चीज़ों को दिखाना चाहिए। फाहियान की काफ़ी सारे पुस्तक हैं, उसके अंदर यह बताया है। एक इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक है फ़ा क्यों की। इस पुस्तक में इसने बताया है कि ब्लॉगिंग मतलब कैसे चित्रण करते हैं। ये तो बताया है मतलब चंद्रगुप्त सेकंड के काल का ही बताया है, मतलब गुप्त काल के बारे में ही बताया है। लेकिन इसके अंदर पूरी तरह से अगर जो डिटेल में जाओगे तो समझ पाओगे कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ब्लॉगिंग। मतलब ये चरित्र चित्रण बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। तो अब इसका फाहियान किस में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट, फाहियान, फा से फाहियान, सेकंड के मतलब चंद्रगुप्त सेकंड के उसमें आता फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड मतलब फ़ा क्यों की। इसकी एक पुस्तक थी फ़ा क्यों की, फाहियान फ़ा क्यों की एक पुस्तक थी, ठीक है। अब फाहियान किसके उसमें आया था? चंद्रगुप्त सेकंड। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि आर्यभट्ट किसके उसमें था? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था आर्यभट्ट, ठीक। तो भट्ट को किसने ब्लॉगिंग सिखाया? फाहियान ने, भाई फाहियान ने, बस याद हो गया, सिंपल, चंद्रगुप्त सेकंड। अब आता है सातवां याद कर लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। कुमारगुप्त आता है, कुमारगुप्त, इसका बस इतना याद कर लो कि ये कब से कब तक था, ठीक। ये लगभग 427 ईसा पूर्व के बाद ही था। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखवाई थी, ठीक है, नींव रखवाई थी, स्थापना किया था, 5वीं सदी में ही कर दिया था। और फिर स्वर्ण सिक्के क्या चलवाया था इसने? स्वर्ण सिक्के, बड़ी मात्रा में स्वर्ण सिक्के, सिक्कों को बहुत बड़ी मात्रा में चलवाया था,
जिस पे मोर भगवान की कीर्ति को बनाया गया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, महेंद्रादित्य कहा जाता है। महेंद्रादित्य की उपाधि इसको दिया गया, ठीक है, उपाधि इसको धारण किया। और बस, और इसने क्या किया, एक आता है मंदसौर शिलालेख है, शिलालेख। इससे क्या मिलता है, इससे मिलता है कि इसने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, इससे यह जानने को मिलता है। तो बस इतना हो गया। और एक और एरल अभिलेख जो होता है उसमें तो बताया ही कि उसको भानुगुप्त ने करवाया था, ठीक है। इसके अंदर विष्णु मंदिर के निर्माण के बारे में बताया गया था, विष्णु, और उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी कि विष्णु मंदिर के निर्माण के बारे में। और अब 8वां आता है, 8वां स्कंदगुप्त को बस इतना याद कर लेना कि यह हूणों का आक्रमण को रोका था, हूणों के आक्रमण को रोका था, ठीक। और 9वां आता है विष्णुगुप्त, यह अंतिम शासक था, ठीक है, अंतिम शासक। बस ये यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स ग्रो भानुगुप्त।